हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। तो यार हमारा जो रिवीजन चल रहा है 11th क्लास का, उसमें ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो कि आज हम देखेंगे सेल वाले चैप्टर से। जो आपका 11th चैप्टर है सेल, सॉरी 11 कह रहा हूँ, 8th चैप्टर जो आपका है सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका एक टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द सेल वर्ल्ड। लास्ट में हमने पढ़ा था मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन। आज हम देखेंगे सेल वॉल। अगर आपको पिछले वाली वीडियो चाहिए होंगी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसके लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो बने रहेगा चैनल के साथ। करते हैं सेल वॉल को शुरू। ठीक है, सेल वॉल के बारे में बात करें तो जैसे हमने पहले पढ़ा था प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ा था, तो बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल थी वो आपकी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और इसकी बनी होती है। उसको आप एक जगह म्यूरिन कहते हैं या फिर आप उसको पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्लांट होते हैं, प्लांट के पास सेल वॉल जो है वो थोड़ा डिफरेंट काइंड के शुगर की बनी होती है। वहां भी वो मॉडिफाइड शुगर्स होते हैं, बैक्टीरिया में भी यहाँ भी आपके डिफरेंट काइंड के शुगर्स ही मिलते होते हैं, उनकी बनी होती है यहाँ पर सेल वॉल। कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन भी आपका सेल वॉल में मिलता होता है। मेन फंक्शन क्या है सेल वॉल का, वही है प्रोटेक्शन करना, बचाना, और जो सेल है उसको बर्स्ट होने से बचाना। ठीक है ना, जब आपकी हाइपर जो कंडीशन ऐसी बन जाएगी, भाई मान लो सेल के अंदर पानी ज्यादा जा रहा है, तो उसको बर्स्ट होने से रोकता है सेल वॉल। ये मुख्य कार्य है। कुछ चीजों के लिए सेल वॉल बैरियर की तरह भी काम करता है। तो यहाँ हम देखेंगे प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, कैसी बनी होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो यार यहाँ लिखा है सेल वॉल एंड इट इज अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर फाउंड आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप जाओगे सेल के अंदर देखोगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको एक रिजिड स्ट्रक्चर मिलेगी जिसे आप सेल वॉल कहते हैं। एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट। तो ध्यान रखना, फंगाई में भी सेल वॉल मिलती है और यूकैरियोट्स में आपको प्लांट में मिलेगी, फंजाई मिलेगी, और प्रोटिस्टा में भी कुछ जगह होती है, वहां सेल वॉल मिलती है। फंजाई की सेल वॉल जबकि आपकी डिफरेंट काइंड की होती है, वो आपकी किसी और चीज की बनी होती है, प्लांट की बनी होती है, सेल्यूलोज की। वहां आपको काइटिन की बनी हुई सेल वॉल मिलेगी। यहाँ लिखा है सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अगर हम एल्गी की सेल वॉल की बात करें तो वहां आपको सेल्यूलोज मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आप इसको यहाँ से लर्न करना कि भाई आपका जो सेल वॉल ऑफ एल्गी है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। गैलेक्टन्स, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। अगर आप गैलेक्टन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में गैलेक्टन्स आएगा। गैलेक्टन्स मतलब जो है गैलेक्टोज का पॉलीमर आप मान सकते हैं। मैनन्स हैं, दे आर द पॉलीमर ऑफ मैनोज। और मैनोज और गैलेक्टोज जो है ये दोनों ग्लूकोज के ही आपके एक तरह से ईपीमर्स इनको कहते हैं। वो आपको बायोमोलिक्यूल में बता दूंगा मैं, लेकिन आप ध्यान रखना गैलेक्टन्स जो है वो गैलेक्टोज के पॉलीमर है और मैनन्स जो है वो मैनोज के पॉलीमर होते हैं। ठीक है, चलिए मैनोज इज ए शुगर ऑल्सो। In other plant it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins। तो यहाँ मेन जो पॉइंट रहेगा याद करने वाला, दैट इज अ प्रोटीन। प्रोटीन को जरूर याद रखना यार, क्योंकि भाई प्रोटीन बच्चे भूल जाते हैं कि सेल वॉल में प्रोटीन होती है। ऐसा बच्चों को लगता नहीं है, बच्चों को लगता है प्रोटीन तो मेम्ब्रेन का पार्ट होती है, सेल वॉल में नहीं होती होगी। तो ये ध्यान रखना भाई, प्रोटीन जो है आपको सेल वॉल में भी देखने को मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। तो भाई देखो मेन बात ये है, इस डायग्राम को आप एक बार देखो, यहां आपको मिलेगा प्लांट सेल वॉल स्ट्रक्चर, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा एक चीज, मिडल लैमिला। ठीक है, मिडल लैमिला के अंदर जाओगे तो प्राइमरी सेल वॉल है और उसके अंदर जाओगे तो मेम्ब्रेन है। तो सबसे मेन बात आपको यही ध्यान रखनी होगी कि अगर आप एक सेल की सेल वॉल देखते हो तो दो सेल के बीच में, प्लांट के बीच में आपने ऐसे देखा होगा, भी मान लो ये दो, एक सेल ये है और दूसरी सेल मान लो इसके बराबर में ये है, इस तरह से मान लो। थोड़ी सही नहीं बनी, एक बार बनाता हूँ दोबारा। तो ऐसे मान लो एक सेल ये है और एक और दूसरी सेल है मान लो ये। ठीक है, तो भाई इसमें क्या होगा, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की ना, दैट इज अ मिडल लैमिला। ये क्या है, एक मिडल लैमिला है। अब आपको पता है कि एक मिडल लैमिला के अंदर सेल वॉल होती है, मतलब यही गलती ना करना। मिडल लैमिला के अंदर की तरफ यहां पर आपको मिलेगी सेल वॉल, यहाँ ये प्राइमरी सेल वॉल यहाँ मिलेगी। अगर आप मेम्ब्रेन देखना चाहते हो तो वो इसके भी अंदर मिलेगी यहाँ पर। तो मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है, उसके बाहर मिडल लैमिला होती है। जो मिडल लैमिला होती है वो दो सेल को शेयर कर रही होती है, मतलब दो सेल के बीच में शेयरिंग होती है। लाइक इधर भी मान लो प्राइमरी वॉल होगी यहाँ भी, और यहाँ भी प्राइमरी वॉल होगी, ये इधर भी और इधर भी। ठीक है, और अगर मान लो इसके अंदर सेकेंडरी वॉल बनेगी तो वो यहाँ बनेगी, और सेकेंडरी मतलब वो इसके अंदर बनेगी। लाइक ऐसे, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ S1, S2, S3, इस तरह से बनती है अंदर की तरफ।
लाइक टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी वॉल बनेगी, तो सेकेंडरी वॉल का जो डिपोजिशन होता है वो आपका जो है अंदर की तरफ होता है, लाइक प्राइमरी वॉल के ऊपर, फिर सेकेंडरी वॉल में भी S1 S2 S3 इस तरह से मेम्ब्रेन की तरफ को चलता है। ये वाला सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो बनता होता है, आप इसे ध्यान रखना। S1 S2 S3 किधर होता है? अंदर की तरफ होता है, और बीच में जो शेयरिंग होती है दैट इज अ मिडल लेमिला। अगर मिडल लेमिला कोई पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि मिडल लेमिला जो है वो आपको कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ये सवाल भी पूछ लेते हैं कि भाई मिडल लेमिला किसकी बनी होती है, तो आप ध्यान रखना मिडल लेमिला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कर लेना यहाँ से। अभी हम देखते हैं दोबारा से स्ट्रक्चर में चलते हैं। यहाँ पर यहाँ दिखेगा आपको कुछ पैक्टिन दिख रहा है जो सेल वॉल के बीच में है। क्रॉस लिंकिंग है ग्लाइकन्स की, ग्लाइकन मतलब ग्लूकोज के जो पॉलीमर्स होते हैं। यहाँ आप देखो लिखा हुआ सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, आपको पता होना चाहिए कि जो बीटा डी ग्लूकोज होता है वो आपका सेलुलोज का फॉर्मेशन करता है। बीटा डी ग्लूकोज के जो पॉलीमर चेन होती हैं वो आपकी बीटा 1,4 लिंकेज से जुड़ी होती है, ये सब बायोमोलिक्यूल का हिस्सा है। तो वो आपकी इस तरह के माइक्रोफाइब्रिल्स बनाती है, फिर वो जुड़ कर एक फाइब्रिल बनाती हैं, और इस तरह के जो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं वो क्रॉस लिंकिंग करके रखते हैं और वो सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके अंदर जाओगे तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी, ये अंदर की तरफ। अगर हम सेकेंडरी वॉल की बात करेंगे तो वो अंदर होती है, मतलब प्राइमरी वॉल के अंदर होती है मेम्ब्रेन की तरफ। ये वाली बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। कभी कभी आप देखोगे कुछ जगह पर सेल की जो सेल वॉल होती है उसके बीच में आपको प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिलेंगे। देयर आर कनेक्शंस होते हैं जो कि आपके डेस्मोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, मतलब इनको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करती है। ये सवाल भी आता है कि ER बनाती है इसको, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्लाज्मोडेस्माटा का फॉर्मेशन कौन करने में मदद करता है? तो ER करती होती है, ठीक है। तो यहाँ से चीजें जो है सेल के आर पार इधर उधर एक सेल से दूसरी सेल में जा सकता है। साइटोप्लाज्म भी जो है यहीं से चला के दूसरी सेल में चला जाता है, ठीक है। ये वाली बात भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल प्राइमरी वॉल एंड इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ। मेन पॉइंट इज दैट कि प्राइमरी वॉल जो है वो ग्रोथ करती है। ग्रोथ करने के लिए सेल के अंदर अगर हम कहें कि सेल प्राइमरी वॉल कैसे ग्रोथ करती है तो उसके लिए एक वर्ड आप याद कर लेना, इनटू ससेप्शन इसे कहते हैं। इनटू ससेप्शन का मतलब होता है कि जो सेलुलोज जो सेल वॉल मटेरियल है वो आके सेल में जो वॉल है प्राइमरी वॉल है उसमें ऐड होता है। एडिशन ऑफ सेल वॉल मटेरियल इनटू द एग्जिस्टिंग प्राइमरी वॉल इज कॉल्ड एज द इनटू ससेप्शन। तो जो प्राइमरी वॉल होती है वो आपकी इनटू ससेप्शन से ग्रोथ करती है एंड इट ग्रेजुअली डिमिनिश एज द सेल मैच्योर्स एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। तो सेकेंडरी वॉल जो है वो मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ बनती है। नेक्स्ट है द मिडल लेमिला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। तो यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होगा कि भाई मिडल लेमिला जो है वो किसकी बनी होती है, तो आप ध्यान रखोगे मिडल लेमिला जो है कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। एनसीईआरटी ने कैल्शियम दिया है केवल। इट ग्लूज द डिफरेंट नाइबरिंग सेल्स टुगेदर, तो जो कि है आपकी नाइबरिंग सेल्स को आपस में जोड़कर रखती है। The cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata। यहाँ से may be वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब है ऐसा नहीं होता हमेशा ही आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मोडेस्माटा। तो इट में भी मतलब कहीं कहीं होता है कहीं कहीं नहीं होता है। एंड विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नाइबरिंग सेल्स, दो सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कनेक्ट करता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जब होती है सेल के अंदर से साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरी में जाता है तो वो इसी के द्वारा चला जाता है। ये वाली बात आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द सेल वॉल क्या है कि एक तो शेप देती है, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, सेल टू सेल इंटरेक्शन करती है, ठीक है। तो ये एक सवाल काफी इंपोर्टेंट बन जाता है यहाँ पर कि भाई जो सेल वॉल होती है वो आपका एक बैरियर है जो कि अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को रोकता है। तो सेल वॉल इज अ बैरियर दैट विल स्टॉप द मूवमेंट ऑफ अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। तो ये वाला सवाल है, स्टेटमेंट है, बच्चों को लगता है ऐसा नहीं होता, सेल वॉल कहाँ रोकती होगी किसी को। तो अब ध्यान रखना सेल वॉल जो है वो रोकती है, ये वाला सवाल बनता है, इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनाइज इन यूकैरियोटिक सेल, जिसमें कि आप सबसे पहले देखोगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब भाई मेरी बात ये ध्यान से सुनना, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है, ये वाली बात आपको पूछी जाती है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये चारों चीजें मिलकर के बनाती हैं
क्योंकि यार इनकी जो चीजें, इनके जो कनेक्शन है आपस में कनेक्ट करता है, मतलब चीजें जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के गोल्गी बॉडी को जाती हैं, फिर गोल्गी बॉडी से जो है वो फर्दर वैक्यूल को जाती हैं स्टोर होने के लिए, और गोल्गी बॉडी से ही लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो ये चारों जो है आपस में कनेक्ट करते हैं, जबकि आपका जो बाकी के माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये आपस में कनेक्ट नहीं करते, तो दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ईआर और गोल्गी बॉडी, लाइसोम और आपकी वैक्यूल जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट होती है। इट इज ए ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैविंग कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। दे इंक्लूड ईआर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोम और वैक्यूल। तो इन चारों का फंक्शन कोऑर्डिनेट करता है। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एज यू ऑल नो, सबको पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो बच्चों को पता होता है न्यूक्लियस के बाहर मिलती है, इस तरह की चीजें। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना कि ये ना मेम्ब्रेन की बनी हुई चीजें होती है, मतलब मेम्ब्रेन के बने हुए जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, लाइक अगर हम कहें इस तरह से, जैसे कि कुछ जगह पर आपको इस तरह से मिलेगी पैडल लाइक दिस, तब हम इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। कुछ जगह पर आपको ये ट्यूब्स की फॉर्म में मिलती है, तब हम इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। और कुछ जगह पर आपको वेसाइकल्स की फॉर्म में मिलती है। तो तीन तरीके से मिलता है आपको ये। एक तो मिलता है सिस्टर्नी की फॉर्म में, एक मिलता है ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में, एक मिलता है वेसाइकल्स की फॉर्म में। तो इन तीन फॉर्म में आपको ईआर मिलता होता है, जो कि मेम्ब्रेन का ही बना होता है। और ये आपको साइटोप्लाज्म में मिलेगा फ्री अगर, तो ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो है अगर राइबोसोम्स को कंटेन करता है लाइक दिस, तो ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। एंड इट इज फाउंड अटैच विद द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, की न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बाहर आपको लगा हुआ मिलेगा, जिसपे कि आपके राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो उसको अपना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और अगर राइबोसोम्स नहीं होते तो वो ज्यादातर ट्यूब्यूल्स होते हैं और वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करते हैं। अब काम क्या है, होता क्या है, फंक्शन क्या है, वो वाली चीज बहुत थोड़ी करके एनसीईआरटी ने बताई है, ज्यादा नहीं बताई है। स्ट्रक्चर के बारे में भी ज्यादा बात नहीं की है, देखो बहुत थोड़ा सा लिखा था, उसी में से कुछ पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि लिखा है, दीज आर ए नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में पड़ी होती है। ER divides in the intercellular space into two compartment, luminal और extraluminal, यानी कि जो ER है उसकी कैविटी के अंदर, अगर हम यहाँ देखें डायग्राम में, तो ER की जो ये ल्यूमेन है, ये ER की ल्यूमेन है यानी इसकी कैविटी, और इसके बाहर का जो पार्ट है वो है एक्स्ट्राल्यूमिनल। यानी साइटोप्लाज्म को दो भागों में बांट दिया, एक ल्यूमिनल और एक एक्स्ट्राल्यूमिनल। एक्स्ट्राल्यूमिनल मतलब बाहर वाला, ल्यूमिनल मतलब अंदर वाला। और बाहर आप देख सकते हो न्यूक्लियस के बाहर लगी हुई दिखाई गई है, जहां आप देख सकते हो उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुई। और जहां नहीं लगे हैं दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डू नॉट बियर राइबोसोम्स ओवर देयर, उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई दो तरह की होती है ये, एक तो रफ होती है और एक स्मूथ होती है, ये वाली बात ध्यान रखना। फिर लिखा है कि ER rough endoplasmic reticulum and bear ribosomes on their surface. RDR is frequently observed in the cells actively involved in the protein synthesis. तो देखो भाई ऐसा है क्योंकि राइबोसोम्स इसके ऊपर लगे हैं, भी राइबोसोम मान लो लगे हैं, तो राइबोसोम का फंक्शन ही क्या है, प्रोटीन बनाना है। तो जब राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन बनाना है तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि ये उन्हीं सेल्स में ज्यादा पाई जाएंगी जहां पर प्रोटीन बनती है, वही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो वहां ज्यादा मात्रा में पाई जाएंगी। एंड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन एंड दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो यार ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बाहर लगी हुई होती हैं। नेक्स्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर आपको राइबोसोम्स नहीं मिलेंगे, SCR के ऊपर राइबोसोम्स नहीं मिलते होते हैं। द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो यार यहाँ एक सवाल, ये एक अच्छा सवाल है कि लिपिड सिंथेसिस में आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भाग लेती है, SCR। एंड इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन जो होते हैं आपके एनिमल सेल के अंदर, जो लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आपके होते हैं, वो आपके कौन बनाती है, यही बनाती है। तो एनिमल सेल में आपको पता ही है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और जितने भी ये वाले जो स्टेरॉयडल, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है,
ये वाले जो हार्मोन होते हैं कोर्टिसोल वगैरह, तो ये सारे स्टेरॉइड होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के जो आपके बाहर वाले पार्ट के कोर्टिकल हार्मोन्स होते हैं, दे आर स्टेरॉइड। ठीक है, सेक्सुअल हार्मोन आपके स्टेरॉइड होते हैं, तो वो आपकी कौन बनाती होती है? एससीआर का फंक्शन है कि वो बनाती है स्टेरॉइडल हार्मोन और लिपिड की सिंथेसिस में मदद करती है। ठीक है, तो एक सवाल ये है इसका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको याद रखोगे। बाकी यहाँ नहीं बताया गया है कोई फंक्शन वगैरह, थोड़ा सा मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि चीजें कैसे कैसे काम करती हैं, कैसे होता है। तो एक बार पहले हम गोल्गी बॉडी को भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो गोल्गी बॉडी भी इस तरह की मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। वहां जो पार्ट है ज्यादातर दैट इज सिस्टर्नी, वहां आपकी जो जैसे हमने सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स और ये देखा था, तो यहाँ गोल्गी बॉडी में आपको सिस्टर्नी ज्यादा मिलेगी, वेसाइकल्स ट्यूब्यूल्स थोड़ा बहुत होते हैं। तो जैसे मान लो आप डायग्राम देख रहे हो ये सामने की तरफ, तो ये आपका गोल्गी बॉडी का एक डायग्राम है जिसमें कि आपको मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो कि जिनको अपने यहाँ सिस्टर्नी कहा है ये दिख रही है। सिस्टर्नी में आप देखोगे एक ध्यान से चीज देखने की है, तो ये आपस में कनेक्ट भी है सिस्टर्नी, और ये वेसाइकल्स भी आपको देखने को मिल रही हैं। तो दे आर ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल। अब इसके दो फेस आपको दिख रहे हैं, एक तरफ आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा कॉन्केव टाइप का जो फेस है, इस तरह का, और एक तरफ का फेस तो कॉन्केव होता है, एक तरफ का फेस जो है वो आपका कॉन्वेक्स होता है। तो यार इसको मान लो ये है आपका कॉन्वेक्स फेस है, और दूसरा फेस जो आपका ये है कॉन्केव। ठीक है, तो कॉन्वेक्स फेस जो होता है उसको सिस फेस कहते हैं, और कॉन्केव जो होता है उसको अपने ट्रांस फेस कहते हैं। ठीक है, इसमें और इसका फंक्शन ये होता है, फिर मैं समझाऊंगा भी। उसमें ये होता है कि जो वेसाइकल्स जो जैसे मान लो ईआर के ऊपर राइबोसोम्स लगे हैं, तो राइबोसोम का काम क्या है? राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, तो वो प्रोटीन बन के राइबोसोम से फिर ईआर को जाती है। ईआर उसको वेसाइकल्स में बंद करता है, वेसाइकल्स में बंद करके फिर उसको गोल्गी बॉडी के सिस फेज को भेजता है। ठीक है, मान लीजिए गोल्गी बॉडी के सिस फेज पर जो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल है ये आपकी ईआर से आई है, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होंगी जो कि राइबोसोम ने बनाई होंगी, और फिर ईआर ने इनको वेसाइकल में बंद करके भेजा है किसके पास? गोल्गी बॉडी के पास, फॉर फर्दर मॉडिफिकेशंस। तो जो भी फर्दर इसमें मॉडिफिकेशन होने हैं वो गोल्गी बॉडी का काम है। गोल्गी बॉडी विल मॉडिफाई दिस फर्दर, और फिर गोल्गी बॉडी के सिस फेस पर यानी कॉन्वेक्स फेस पर, यानी जो इसका इसको एक और का नाम है इसका फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस पर भेजते हैं। फिर गोल्गी बॉडी के अंदर जो वेसाइकल्स हैं, जो ट्यूब्यूल्स हैं, जो ये हैं ये सिस्टर्नी, इनके पास एंजाइम्स होते हैं। दे एंजाइम्स विल मॉडिफाई द प्रोटीन्स। अगर लिपिड होता तो उसको भी, प्रोटीन्स को भी इनको मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाइड प्रोटीन को फर्दर जो है वो अपने दूसरे एंड जो ट्रांस फेस है, जहां जिसको नई वेसाइकल जहां से बन के निकलती है, मैच्योरिंग फेस आप इसे कहते हैं, यहां से आती हैं आपकी कौन बन के नई वेसाइकल जिसमें कि मॉडिफाइड प्रोटीन्स होती हैं, लाइक ग्लाइकोलिपिड्स हो। अगर मान लो लिपिड के साथ में ग्लूकोज जोड़ना हो, कार्बोहाइड्रेट जोड़ना, वो होता है यहाँ काम। प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट जोड़ना, वो वाला काम भी यही होता है। तो इस तरह के जितने मॉडिफिकेशंस वाले मैटर है वो यहाँ पे होता है। फिर फाइनली गोल्गी बॉडी चीजों को सिक्रेट आउट कर देती है। अगर सेल को चाहिए होता है तो सेल रख लेती है। मोस्ट ऑफ द टाइम चीजें जो है वो सेल से बाहर भेजी जाती हैं, दूसरी जगह भेज देते हैं, ऐसा है। स्टोर करना हो तो स्टोर कर लेते हैं, डिपेंड्स कि कंडीशन क्या है। तो इन्होंने लिखा है कि डेंसली स्टेन्ड, तो यहां से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, ध्यान रखना। डेंसली स्टेन्ड है, ये एक अच्छा सवाल है। इसकी स्टेनिंग का जो मेथड है वो आपको 9th क्लास की एक एनसीईआरटी है उसमें मिल जाएगा। And densely stained reticular structure near the nucleus and be first observed by Camillo Golgi ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। They consist of flat disc-shaped sac cisternae and of 1.5 to 1.0 μm diameter। ये डाटा यहाँ से लर्न करना है। These are stacked parallel to each other, तो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। जो प्लांट होते हैं, प्लांट में गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये वाला सवाल भी आ जाता है। ठीक है, प्लांट में गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। एंड फिर लिखा है कि दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल लगी होती हैं। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। फिर है आपका कि दीज आर सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज विद द कॉन्वेक्स सिस फॉर्मिंग। तो यार ये वर्ड आप प्लीज ध्यान रखें, जो कॉन्वेक्स फेस है वही सिस फेस है, वही फॉर्मिंग फेस है।
एंड कॉनकेव मतलब ट्रांस और मेच्योरिंग फेस है, एंड सिस एंड ट्रांस फेस आर टोटली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। तो सिस फेस अलग होता है, ट्रांस फेस अलग होता है, पर आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखना, ठीक है। इंटरकनेक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। उसी में से फिर चीजें होती हुई आती हैं, उनमें चेंज हो जाता है, जो भी मॉडिफिकेशन करना हो वो वहीं पे होता है, ठीक है। तो ये गोल्गी बॉडी है, इनका फंक्शन आप आगे देखोगे, इनका फंक्शन क्या होता है। यहाँ लिखा है कि सिक्रेट्स मटेरियल टू द इंट्रासेल्युलर टारगेट, या सेल के अंदर जो चीजें चाहिए होती हैं उनको सिक्रेट करता है, और आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर भी। मटेरियल्स टू बी पैकेज एज वेसाइकल्स में पैक होता है, ईआर से पैक होकर आता है, फ्यूज करता है सिस फेस पर, उसके सिस फेस पर फ्यूज करने के बाद मूव टुवर्ड्स द ट्रांस फेस, एंड दिस इज व्हाई गोल्गी एपैरेटस रिमेन्स इन द क्लोज एसोसिएशन विद द ईआर। तो इसलिए जो आपने देखा भी होगा डायग्राम में सेल के, तो गोल्गी बॉडी जो है अपना सिस फेस जो है वो न्यूक्लियस की साइड करके रखती है, क्योंकि सिस फेस पर ईआर की वेसाइकल्स को आके लगना है, तो वो कहाँ है, उसके बाहर है न्यूक्लियस के, तो इसलिए। एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन द ईआर आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी। तो प्रोटीन जो ईआर बनाती है, मतलब राइबोसोम जो बनाते हैं, वो प्रोटीन वहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के जब आएगी तो वो यहाँ मॉडिफाइड होती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, मॉडिफिकेशन। यहाँ ध्यान रखने योग्य जो बात है बेटा, वो मॉडिफाइड है, आप इसे प्लीज ध्यान रखना। मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी apparatus बिफोर दे रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेस। तो जहां से निकलती हैं ट्रांसफेस से, मैच्योरिंग फेस इसी को कहते हैं, उससे निकलती हैं तो पहले मॉडिफाई होती है, ये है। नेक्स्ट लिखा है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड। तो यार एनसीईआरटी का सवाल है, ये वाला ध्यान रखना, नीट में भी आ गया था। इसको कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, और ये कहलाता है ग्लाइकोसाइडेशन। तो दो वर्ड है, ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है, ग्लाइकोसाइडेशन कहाँ होता है, ये आपको होता है गोल्गी बॉडी में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना ही बहुत है, आप एनसीईआरटी वाला मैटर है, ये थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ोगे तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी। और ये जो आप देख रहे हो पीपीटी जो आपके सामने, ये एक वेबसाइट है bankofbiology.com, वहां से जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हैं, यू कैन परचेज फ्रॉम देयर ओनली। और इसका लिंक मैं कहां से मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वेबसाइट का, वहां से ले सकते हैं आप। इसके साथ साथ वीडियो देखते हुए अपनी एनसीईआरटी बुक को खोलकर पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी खोल के वहां से आराम से पढ़ लेना, तो आपको चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और ये बुलेट पॉइंट है जो एनसीईआरटी के हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है गोल्गी बॉडी, यहां तक का एनसीईआरटी गोल्गी बॉडी में दिया है आपके लिए, एकेडमिक्स के लिए, 11th क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बहुत इनफ है। पहले के पार्ट आपने नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लेना, लिंक वहां से मिल जाएगा। बने रहना चैनल के साथ। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइसोसोम, वैक्यूल और राइबोसोम वगैरह पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, ज्यादा लंबी नहीं करते हैं वीडियो, आपके लिए भी ज्यादा लंबी इरिटेटिंग होती है, मुझे पता है। तो बाकी कुछ चाहिए हो तो, बाकी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में आकर के लिख देना, आई विल प्रोवाइड यू, मैं आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।